नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल फैक्ट्सेबल में, जहाँ पर हम आपको अलग-अलग प्रकार के फैक्ट्स बताते हैं बहुत सारे टॉपिक्स पर। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। दोस्तों, क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हमारे देश के राज्य हिमाचल प्रदेश में चायल नामक स्थान पर है। ये स्थान समुद्री सतह से 2444 यानी कि 2444 मीटर्स की ऊंचाई पर है और ये भूमि समतल है। इसको सन 1893 में तैयार किया गया था। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि भारत ही हमारा इकलौता ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा अधिक संख्या में डाक खाने यानी कि पोस्ट ऑफिसेस हैं। टोटल संख्या जो इन पोस्ट ऑफिसेस की वो है 1,54,965। तो दोस्तों, इतने सारे पोस्ट ऑफिसेस हमारे देश भारत में हैं जितने दुनिया भर में किसी भी देश के पास नहीं है। दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो इतनी सारी जनसंख्या के लिए एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे देश में कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को रोजगार देते हैं। पर अगर देखें तो सबसे बड़ा नियोक्ता यानी एम्प्लॉयमेंट देने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में है तो वो भारतीय रेल है, यानी कि इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज ही दोस्तों वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज्यादा संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। अगर आंकड़ों पर जाएं तो हम पाएंगे कि करीबन 10 लाख यानी टोटल 10 लाख लोगों को इंडियन रेलवेज यानी भारतीय रेल रोजगार प्रदान करती है। दोस्तों, हमारे देश में प्राचीन सभ्यताएं हमेशा से थी, तो जाहिर सी बात है एजुकेशन भी रहा होगा। शिक्षा बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये बात जान के बहुत हर्ष होगा, बहुत खुशी होगी कि हमारे देश में ही दुनिया का सबसे पहला प्रथम विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी थी। ये यूनिवर्सिटी 700 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट 700 साल ईसा पूर्व तक्षशिला नाम की जगह पर स्थापित की गई थी। इसमें करीब 60 से यानी 60 से ज्यादा विषयों की पढ़ाई होती थी और 10,500 से भी अधिक छात्र स्टूडेंट्स दुनिया भर से आकर यहाँ पर अध्ययन यानी कि पढ़ाई करते थे। अगर हिस्ट्री को खंगालें तो हम पाएंगे कि चाइना, जापान, रशिया, यूरोप इन सब जगहों से हमारे देश में लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। इसके बाद नालंदा नाम का एक विश्वविद्यालय भी था जो कि चौथी शताब्दी यानी फोर्थ सेंचुरी में स्थापित किया गया था। इसमें भी दुनिया भर से लोग श्रेष्ठतम यानी बेस्ट ऑफ बेस्ट
एजुकेशन यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे देश में आते थे। तो प्राचीन भारत में ये एक महानतम उपलब्धियों में से एक है, क्योंकि विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी स्थापित करना इतने सालों पहले बहुत ही मुश्किल काम था। इसके अलावा यहाँ पे इतना सारा संचित ज्ञान जो पुस्तकों के माध्यम से दिया जाता था स्टूडेंट्स को, वो भी काफी सराहनीय है। दोस्तों, मानव का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही पुराना उनकी बीमारियां भी हैं। अगर मनुष्य जन्म लिया है या कोई भी जीवन लिया है, तो बीमारियां तो होती ही हैं। तो दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र यानी कि विज्ञान, आयुर्वेद, ये दुनिया को हमारे देश भारत ने ही दिया था। आयुर्वेद एक तरह का साइंस है, चिकित्सा शास्त्र है, जो लोगों को जड़ी बूटियों के द्वारा और घर में ही पाए जाने वाली बहुत सारी चीजों के द्वारा अपने आप को ठीक बनाने का एक पूरा कंप्लीट साइंस है। दोस्तों, चरक आज से 2500 साल पहले जो जनक माने जाते हैं इस विज्ञान के, आयुर्वेद शास्त्र के, वो हमारे देश में ही थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको हम बोलते हैं चरक संहिता। इसके अलावा दोस्तों, सर्जरीज सर्जरीज भी हमारे देश में हजारों सालों से होती रही हैं। इसके प्रणेता माने जाते थे सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें हर प्रकार की सर्जरीज के बारे में लिखा गया है। दोस्तों, इवन नोज जॉब यानी नोज की सर्जरी भी हमारे देश में आज से 2500 साल पहले होती थी, और इसके बारे में पूरे डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स के बारे में सुश्रुत ने हमारे सुश्रुत संहिता में इसका जिक्र किया है। तो दोस्तों, है ना ये प्राउड फील करने वाली बात। दोस्तों, 17वीं शताब्दी तक हमारे देश में संपन्नता भरपूर थी। हजारों सालों से लोग भारत देश को सोने की चिड़िया बोला करते थे। सोने की चिड़िया बोलने के पीछे लॉजिक सिर्फ ये था क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो सिर्फ भारत में पाई जाती थी, जैसे ज्ञान, स्पिरिचुअलिज्म। हिंदुस्तान हमारे देश भारत में ही था। लोग स्पिरिचुअलिज्म सीखने, पढ़ाई करने यहाँ पे आते थे। जैसा कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले भी कि विश्वविद्यालय भी यहाँ पे थे, तो एजुकेशन में भी हमारा देश बहुत आगे था। अगर धन धान्य की बात करें तो हमारे देश में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ और जैसे गेहूं, चावल, इन सब प्रचुर मात्रा में थी। इनकी भी कई सारी वैरायटीज थी। अब अगर धन की बात करें तो पर्ल्स यानी मोती हमारे देश के कोस्टल एरियाज में खूब पाया जाता था। गोलकुंडा की जो माइंस थी, यहाँ पर हीरे बहुत मिलते थे। हीरे की खदानें हमारे देश भारत में ही थी, और दूसरे देशों में अगर रही भी होंगी तो वो खोजी नहीं गई थी। हमारे देश भारत में यही सब चीजें थी। और कई लोग आए, कई लुटेरे आए, जिन्होंने आकर हमारे देश में भरपूर लूटपाट करी और यहाँ से सोना और बहुत सारा धन धान्य चोरी करके यहाँ से ले गए। पर 17वीं शताब्दी में जब ब्रिटेन के लोग यहाँ पर आए, इन्होंने यहाँ पे आके डेरा जमाया और भारत को बहुत लूटा, और उसके बाद ही काफी हद तक हमारे देश की संपन्नता पर दाग लगा और कमी आई। अगर देखा जाए तो क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज करी थी, वो भी स्पेन से सिर्फ भारत को खोजने के लिए ही निकला था। वो खोजने के लिए क्यों निकला? क्योंकि भारत की संपन्नता और सोने की चिड़िया कहलाना इसी के लिए ही
कोलंबस निकला, पर वो खोजते-खोजते गलती से अमेरिका पहुँच गया और अमेरिका को उसने खोज लिया। दोस्तों, नौवहन यानी नौकायन, यानी कि रोविंग, यानी कि बोटिंग, इन सब चीज़ों का जन्म हमारे देश भारत में हुआ था और ये 6000 साल पहले सिंधु नदी की जो सभ्यता हुआ करती थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की, ये लोग इस तरह के मैकेनिज़्म्स और चीज़ों का यूज़ करते थे, एक देश से दूसरे देश जाना और ट्रेडिंग करने के लिए। तो अलग-अलग देशों से जो कॉमर्स का जो हमारा ट्रेडिंग होता था, चीज़ों का ट्रेडिंग होता था, वो नौकायन के ज़रिए ही होता था। शिप्स बड़े-बड़े जहाज़ों के ज़रिए होते थे। तो दुनिया का सबसे पहला नौवहन शब्द संस्कृत शब्द है जो नव गति से उत्पन्न हुआ है। शब्द नौसेना भी असल में संस्कृत शब्द नौ से लिया गया है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे इससे ये भी बात साबित होती है कि हमारे देश में नौकायन यानी नेवी बहुत पहले से ही थी। दोस्तों, हजारों सालों तक मनुष्य ये सोचता रहा कि धरती फ्लैट है और अगर कोने पे पहुंचेंगे नाव से या जहाज से तो हम वहां से गिर जाएंगे। पर दोस्तों, हमारे देश के एक साइंटिस्ट भास्कराचार्य ने कई सौ साल पहले खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी में ये बात सिद्ध कर दी थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है यानी कि रिवॉल्व करती है। और तो और उन्होंने इसके सही समय की गणना यानी कि कैलकुलेशन भी कर दी थी। उनके कैलकुलेशन के हिसाब से सूर्य यानी सूरज की परिक्रमा यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए पृथ्वी को 365 डेज लगते हैं और इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये था 365.258756484। ये पूरा एग्जैक्ट समय है जो एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्व करने के लिए पृथ्वी सूरज के चारों तरफ समय लगाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पाई क्या है? पाई बेसिकली एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसके ज़रिए हम रेशियो निकालते हैं कोई भी एक सर्कल का, उसके सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर के कंपैरिजन में। और दोस्तों, इसका इन्वेंशन, इसकी स्थापना, इसका असली मूल्य, इसका क्वांटिटी हमारे देश के एक गणितज्ञ बुद्धायन ने पहले ही 6ठी शताब्दी में कर लिया था। इसको पाइथागोरस थ्योरम में भी यूज करते हैं। यूरोप के जो मैथमेटिशियंस थे, वो 6ठी शताब्दी तक ये सब कर भी नहीं पाए थे। आज के समय में पाई की जो वैल्यू है वो है 3.1415926535 और ये एग्जैक्टली में बुद्धायन ने 6ठी शताब्दी में ही कर लिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? आपको शायद नहीं पता होगा, पर ग्रीक और रोमन्स इनमें भी सबसे बड़ी संख्या जो थी वो थी 106 यानी कि 106। पर दोस्तों, हमारे देश में हिंदुओं ने जो सबसे बड़ी संख्या जिसका वो प्रयोग करते थे, यूज करते थे, वो है 10 टू द पावर 53। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ी संख्या है जो हमारे देश भारत में आज भी यूज की जाती है। पर नॉर्मली मैथ्स में यूज करने वाले इस समय की भी जो सबसे बड़ी संख्या यानी जो टेरा है, जिसको हम टेरा बोलते हैं, वो है 10 टू द पावर 12। तो दोस्तों, क्या आपको जान के ये बात अच्छा नहीं लग रहा कि इवन मैथ्स जैसी जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स माने जाते हैं,
उसमें भी हमारा देश कई गुना आगे था दुनिया भर के बाकी देशों के कंपैरिज़न में।